नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत की तनातनी अब राज्यपाल के दरवाजे तक पहुंच गई है। आज कंगना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अपने खिलाफ उद्धव सरकार की ज्यादतियों का पुलंदा खोल दिया। कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही हैं। उनका आरोप है कि इसी के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शाम करीब 4 बजे का वक्त मुकर्रर था और तय वक्त पर कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने थी। साथ में उनकी बहन रंगोली चंदेल भी थी। तस्वीरों से ही जाहिर हो रहा है कि बातचीत खुशनुमा माहौल में हुई। कुछ तस्वीरों में कंगना और रंगोली दोनों मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्कान राज्यपाल के चेहरे पर भी है, लेकिन तस्वीरों में जो दिख रहा है मामला उससे ज्यादा संजीदा है। कंगना दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंची थी। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से हालिया तनातनी का ब्यौरा राज्यपाल के सामने रखा। अपने दफ्तर पर बीएमसी के तोड़फोड़ का मुद्दा भी सामने रखा। खुद को महाराष्ट्र सरकार की ज्यादती का शिकार बताया और राज्यपाल से अपने मामले में इंसाफ की मांग की। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। राज्यपाल के साथ कंगना की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। शाम करीब 4:10 पर वो राजभवन पहुंची। उद्धव सरकार से 36 का आंकड़ा बैठा चुकी कंगना किसी भी कीमत पर अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। वायु श्रेणी की सुरक्षा के साए में आज जब वो राजभवन के लिए रवाना हुई तो उनका रौब और अंदाज इसी बात की गवाही दे रहा था। लेकिन पाले के दूसरी ओर खड़ी शिवसेना कह रही है किसी से भी मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके तो गवर्नर साहब का अधिकार है। राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहां बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। शिवसेना अपने अखबार सामना के जरिए भी कंगना को लगातार निशाना बना रही है। आज भी लंबे चौड़े संपादकीय में कंगना के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ को जायज ठहराया गया। एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर राज्य के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करती है, चुनौती देती है और आप उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये कैसी एक तरफा आजादी है? वो अपने अवैध निर्माण के लिए मुंबई को पाकिस्तान बताकर तमाशा कर रही है। ये कैसा खेल है? राज्यपाल से मुलाकात से पहले आज कंगना ने अपने घर पर राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। शिवसेना की धमकियों के मद्देनजर करणी सेना ने कंगना को हिंदुस्तान में कहीं भी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। हालांकि कंगना को केंद्र की वायु श्रेणी की सुरक्षा पहले ही मिली हुई है, लेकिन सुशांत केस को लेकर शुरू हुई ये जंग अब इतनी सियासी हो चुकी है कि छोटी से छोटी बात भी बड़ा इशारा बनती जा रही है। ये चर्चा भी आम है कि बिहार में राजपूत और क्षत्रिय वोट साधने के लिए बीजेपी कंगना के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। सपने देखना और सपनों का पूरा होना बहुत अलग बातें हैं। गैंगस्टर फिल्म के इस डायलॉग को कंगना रनौत ने जिया है, इसलिए सपनों के चकनाचूर होने के बाद उन्होंने शिवसेना से हिसाब चुकता करने की ठान ली है। रुपहले पर्दे पे अपने किरदार को बखूबी निभाने की माहिर कंगना अब असल जिंदगी में कभी नेता कंगना तो कभी अभिनेता और कभी नागरिक कंगना के तौर पर नजर आ रही हैं। मौसमी सिंह, कमलजीत संधू, विद्या और अमित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करके अपना पक्ष तो उन्हें बता दिया, मगर कंगना की ये कोशिश क्या उनका घर टूटने से बचा पाएगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बीएमसी ने ठान लिया है कि कंगना के घर में हुए अवैध निर्माण को हर हाल में हमें तोड़ना है। पाली हिल्स में कंगना के टूटे हुए दफ्तर का मलबा अभी ठीक से हटा भी नहीं कि बीएमसी का हथौड़ा फिर से तैयार हो गया कंगना के फ्लैट को तोड़ देने के लिए। पहले दफ्तर पर बुलडोजर चला और अब घर में हथौड़ा चलने की बारी है।
बीएमसी ने कंगना रनावत को नोटिस भेजा है। और नोटिस किस बात का? जो घर उन्होंने खरीदा 2013 में, दरअसल उस घर के भीतर भी अवैध कंस्ट्रक्शन है। पिछली बार तो आनन फानन में जल्दबाजी में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, मगर इस बार बीएमसी पूरी तैयारी के साथ हथौड़ा चलाना चाहती है। जो खार रोड इलाका है, पाली हिल कह सकते हैं, पश्चिम मुंबई का सबसे पॉश इलाका, यहाँ पर कंगना रनावत ने 3 फ्लैट खरीदे, 5वें फ्लोर पर वो रहती हैं। लेकिन 2018 में इस पूरी बिल्डिंग को एक नोटिस भेजा गया था बीएमसी की ओर से कि एनएमटीपी जो एक्ट है उसमें, उसके तहत कई तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उसकी अनुमति नहीं ली गई है। बीसीसी जो प्लान है उसके खिलाफ है। उसमें क्या क्या है कि गलत तरीके से जो छज्जे बढ़ा लिए गए हैं दीवारों को हटा करके, दूसरे जो पैसेज हैं उसमें अनियमितताएं हैं, और उन अनियमितताओं का हवाला देते हुए बीएमसी ने ये नोटिस 2018 में भेजा था। 2018 यानी जब बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार थी। अब उस नोटिस को दोबारा कंगना रनावत को भेजा गया कि इस पर जवाब दीजिए। साथ ही बीएमसी चली गई है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और ये कहा है कि आपने जो डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाई है उस आदेश को हटा लीजिए ताकि यहां पर भी हथौड़ा चल सके। अब इस इमारत में कंगना रनावत के अलावा कई जाने माने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और दूसरे मुंबई के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहां पर रहते हैं। 2 बरस पहले कंगना को बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस थमाया था। आज तक के पास इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है। उस कॉपी में कंगना के तीनों फ्लैट्स में कुछ निर्माण को अवैध बताया गया है। बीएमसी ने कहा है कि यहाँ जमीन में भराव मिला है, सीढ़ियों में बदलाव है, छज्जे को बालकनी बना दिया गया, सर्विस स्लैब में भी बदलाव किया गया है, सीढ़ियों और किचन के बीच रास्ते को बंद किया गया है, लॉबी के कॉमन रास्ते को कवर किया गया है, टॉयलेट बाथरूम में पाइपलाइन बदली गई है। आपको बता दें कि खार वेस्ट की डीबी ब्रिज में 5वीं मंजिल तक कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं। इनमें पहले फ्लैट का साइज 797 स्क्वायर फीट है, दूसरे फ्लैट का साइज 711 स्क्वायर फीट है, तीसरे फ्लैट का साइज 459 स्क्वायर फीट है। कंगना ने तीनों फ्लैट 7 साल पहले यानी 2013 में खरीदे थे, मगर 5 साल बाद यानी 2018 में बीएमसी तक कंगना के अवैध निर्माण की शिकायत पहुंच गई थी। शिकायत के महज 13 दिन बाद ही फील्ड अफसर की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें अवैध निर्माण की शिकायत को सही पाया गया था। इसके बाद कंगना को नोटिस थमाया गया था और नोटिस के खिलाफ कंगना ने सेक्शन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला अभी चल ही रहा है। इतनी आलोचनाएं झेली दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के बाद, उसके बाद भी हौसले उसके नहीं पस्त हो रहे हैं। नोटिस भेज दिया कंगना रनावत को कि घर में जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है और इसलिए वहां भी हथौड़ा चलेगा, लेकिन रुकेगा कैसे, बात कैसे बनेगी? देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार से सीधे पंगा लेने वाली कंगना रनावत क्या अपने घर पर बीएमसी का हथौड़ा चलने से रोक पाती हैं, या कंगना की लड़ाई को नाक की लड़ाई बनाने वाली शिवसेना उनके कथित अवैध निर्माण को उनके दफ्तर की तरह ढहा देती है। सौरभ वक्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। कंगना के खिलाफ शुरू हुई शिवसेना की जंग अब बॉलीवुड सितारों तक जा पहुंची है। कंगना के पीओके वाले बयान पर बॉलीवुड सितारों की खामोशी से शिवसेना नाराज है। सामना में लिखे संपादकीय में एक्टर अक्षय कुमार पर भी निशाना साधा गया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। पाली हिल में बीएमसी का बुलडोजर जब कंगना रनौत के दफ्तर पर चला तो मणिकर्णिका आग बबूला हो गई। मुंबई पहुंचते ही कंगना ने सीधा हमला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बोला। उन्होंने जंग का ऐलान करते हुए बता दिया कि मुंबई में न वो शिव सैनिकों से डरने वाली है और न वहां की उद्धव सरकार से। माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के साथ जुबानी जंग के बीच अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया। एक नटी मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है, उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया, मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल?
शिवसेना नेता संजय राउत का आरोप है कि इस खेल के पीछे बीजेपी का हाथ है। कितने भी साजिश करो, सरकार 5 साल चलेगी। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके, तो गवर्नर साहब का अधिकार है। राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। कंगना के बहाने संजय राउत ने केंद्र पर निशाना साधा। सामना में कंगना के अलावा बॉलीवुड के उन सितारों पर भी निशाना साधा गया जिन्होंने मुंबई को पीओके बताने और मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक बोलने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खास तौर पर एक्टर अक्षय कुमार पर सामना में तंज कसा गया है। संपूर्ण नहीं तो कम से कम आधे हिंदी फिल्म उद्योग को मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म उद्योग का मत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों को तो सामने आना ही चाहिए था। मुंबई ने उन्हें भी दिया ही है, मुंबई ने हर किसी को दिया है। सामना में शिवसेना ने धमकी भरे अंदाज में लिखा है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की कमान ठाकरे के हाथ में। ठाकरे महाराष्ट्र के स्वाभिमान का ब्रांड है। जिस दिन ब्रांड ठाकरे का पतन होगा, उस दिन से मुंबई का पतन होना शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि शिवसेना और कंगना के बीच की ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है। दिल्ली से कमलजीत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। शिवसेना अब चौतरफा सवालों के घेरे में है। एक तरफ कंगना तो दूसरी तरफ नेवी के पूर्व अधिकारी ने शिवसेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिनके समर्थन में अब कई पूर्व नौसैनिक आ गए हैं और गुंडागर्दी को लेकर शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। न उम्र का लिहाज, न कानून का डर। मुंबई में शर्मसार कर देने वाली इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिस महाराष्ट्र सरकार पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, आज उसी शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए, जिनके निशाने पर नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा थे। लेकिन कई सालों से देश की सेवा करने वाले मदन शर्मा ने अब सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। उद्धव सरकार जी को मैं आग्रह करूंगा कि आपसे नहीं हो रही है ये कानून व्यवस्था का, तो आप रिजाइन कर दीजिए, जल्द से जल्द रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपके कारण जो है पूरा मुंबई, महाराष्ट्र, देश जो है सफर कर रहा है। जी, राष्ट्रपति शासन का मैं एकदम तुरंत के तुरंत बोलता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। मुझे लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए केस, क्योंकि मुझे धमकी देकर बुलाया गया है। मुंबई में हुई इस गुंडागर्दी की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे दुखद बताया तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मदन शर्मा से मुलाकात की, जिनके निशाने पर शिवसेना सरकार थी। वहीं शिवसेना अब पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा गलत कोई जो कार्टून में नहीं है, और मदन शर्मा जी ने भेजा ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था। उसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। अब उसकी राजनीति मत करिए, हो गया है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में इस प्रकार के हादसे बार बार हो। लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने लोगों को प्रोवोक क्यों किया। कोरोना से ज्यादा भयंकर वायरस आ गया। पूर्व नौसैनिक की पिटाई को लेकर वाराणसी में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीजेपी स्वच्छता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को मानसिक रोगी बताते हुए उनकी तस्वीरों को इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक शॉक दिए, वहीं जमकर नारेबाजी की। मदन शर्मा के एक कार्टून ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कानून तोड़ने पर उतारू कर दिया। शायद वो भूल गए कि जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, उस पार्टी का गठन भी एक कार्टूनिस्ट बाबा साहिब के जरिए हुआ था, जिसके कलम से निकले तंज सरकारों के चूल्हे हिला देते थे। मुंबई से विद्या और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स तक तार पहुंच गए हैं, लेकिन मौत के कारण का अभी सच सामने नहीं आया है। इस बीच सीबीआई ने सुशांत के 2 ड्राइवर से पूछताछ की है, जिन्होंने सुशांत को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स कनेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। सीबीआई मौत की गुत्थी से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। ऐसे में सीबीआई ने सुशांत के 2 पूर्व ड्राइवर से लंबी पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले सच सामने आए। सुशांत के ड्राइवर धीरेन्द्र यादव ने आज तक को बताया कि ना ही उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में देखा और ना ही कभी ड्रग्स लेते हुए। केदारनाथ के टाइम में आया था। केदारनाथ के बाद फिर छिछोरे का भी शूट हुआ, थोड़ा ड्राइव का हुआ और मैनी क्रेजी का 1-2 शूट हुआ। तो जब तक मैं साथ में था सर के, तो कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब अच्छे से था। अपना म्यूजिक सुनते रहते थे गाड़ी में, हम लोग लेके जाते थे उनको शूट पे, जिम में भी जाते थे, शूट से छूटते थे तो फिर वाटर स्टोन जाते थे, टेनिस टेबल खेलते थे, स्विमिंग करते थे, घर पे भी आके टेबल टेनिस खेलते थे। केदारनाथ के टाइम जब मैं आया था रिलीजिंग के टाइम पे, तो सुशांत सर कोई ड्रग्स वगैरह कोई कुछ नहीं ले रहे थे। हम लोग ने कभी नहीं देखा, ना तो उनको गाड़ी में देखा, ना तो ऐसा किधर भी नहीं देखा। कोई ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं ले रहे थे, ना तो हम लोग साथ में भी था इतना दिन, तो कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। सुशांत के एक और ड्राइवर अनिल ने भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। अनिल उस वक्त सुशांत का ड्राइवर था जब केदारनाथ रिलीज हो रही थी। इतना ही नहीं, अनिल का कहना है कि वाटर स्टोन में भी सुशांत रिलैक्स करते नजर आते थे। पहले सर बहुत एक्टिव थे उस समय, और जैसे शूट उनका खत्म होता था सर वाटर स्टोन तुरंत जाते थे और स्विमिंग और टेनिस सब खेलते थे। अब तक रिया के ड्रग्स गैंग से जुड़े जितने भी किरदार थे, सब ने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूली है। वहीं रिया ने कहा था कि सुशांत उनसे मिलने से पहले से ड्रग्स ले रहे थे। फिल्म केदारनाथ के वक्त भी सुशांत के ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सुशांत के डिप्रेशन, टेंशन और ड्रग्स से जुड़ी बातों को जब मौत से जोड़ा जा रहा है, ऐसे वक्त में इन 2 ड्राइवरों के बयान इस मिस्ट्री को नया ट्विस्ट दे रहे हैं। मुनीश पांडे के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक। और आइए अब रुख करते हैं बिहार का, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन बिहार में चुनावी बयार बहने लगी है। बिहार चुनाव के मूड को अब हर इंसान महसूस कर रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में आरजेडी की रणनीति बदली सी दिखती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव नहीं हैं। जिस लालटेन की लौ को जलाकर सियासत के अलग अलग सफल अध्याय लालू प्रसाद यादव ने लिखे, गोपालगंज से दिल्ली तक का सफर तय किया, खुद को राजनीति के क्षत्रप के तौर पर स्थापित किया, गरीबों के मसीहा के तौर पर अपनी पहचान बनाई, गरीब गुरबों की आवाज बने, उसी लालटेन की लौ अब की चुनाव में बदली बदली सी चलेगी, क्योंकि अब की बार चुनाव में आरजेडी अलग तरीके से तैयार है। ये बदलाव बिहार की सड़कों पर दिखता है इन पोस्टरों की शक्ल में, इन होर्डिंग्स की शक्ल में। चुनाव ने प्रचार की सामग्रियों को भी बदल दिया है। आरजेडी दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये देखिए, मास्क बनाया गया है राष्ट्रीय जनता दल का, और उसमें एक छोटा सा लालटेन आपको दिखाई दे रहा है जो जलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस तरह के मास्क लोगों में बांटकर, अपने कार्यकर्ताओं को पहनाकर अपना जो चुनाव चिन्ह है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है पार्टियों की। इन पोस्टर्स को पढ़कर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि आरजेडी का नया नेतृत्व नई करवट ले रहा है। इन पोस्टर्स को पढ़कर आसानी से अर्थ निकाला जा सकता है कि आरजेडी में सबसे बड़ा कद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का हो गया है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो जब बिहार में चुनाव हो और अपनी ही पार्टी के किसी पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर ना हो, पूर्व सीएम राबड़ी देवी की तस्वीर ना हो। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, आरजेडी की ओर से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी की तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार, और इसलिए होगा कि नीतीश जी ने नारा दिया था
जितनी भी घोषणा की थी सब के सब धरातल पर फेल है। इस बार युवा मन बना चुका है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में परिवर्तन लाएगी। आरजेडी तो जोश में है, लेकिन आपके सहयोगी कांग्रेस का तो जोश गायब है। फिर कैसे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? एकदम कांग्रेस जो है हम लोग के साथ इम्पैक्ट है। कांग्रेस हम लोग के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल का एकमात्र चेहरा है, बिहार का चेहरा है, वो तेजस्वी यादव जी है। तेजस्वी यादव जी के साथ पूरा जन सैलाब है। तेजस्वी यादव के ये पोस्टर्स बताते हैं कि तेजस्वी को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके साथ चुनाव लड़ने वाले महागठबंधन के बाकी दल क्या सोचते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि अकेले उनका पोस्टर कहीं अपने ही दल के लोगों को ना चुभ जाए। वो सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी बनकर इस बार के चुनाव में उतरने के मूड में है। महागठबंधन के साथी जिस तरह से बारी बारी से अलग हो रहे हैं और उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, और राजद के अंदर के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के जिस तरह से सवाल खड़े किए और बदस्तूर पार्टी छोड़कर निकलना उनका जारी है, तो पहले उन्हें अपने सेहत की चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी का ये प्रयोग कितना सफल होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो तस्वीरें दिखती हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में सत्ता बदले या ना बदले, मगर आरजेडी में बदलाव की आहट दिख रही है। चित्रा त्रिपाठी के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।